वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। मेरा सवाल था आईएलआर की एप्लीकेशन के सिलसिले में। मुझे आपसे पूछना था कि आईएलआर की एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए। आप लॉन्ग रेजिडेंसी मीन्स आप 10 साल की बेस पे अप्लाई कर रही हैं? जी, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी 2004 से। ठीक मैडम, अगर आपने 2004 से स्टूडेंट आई 10 साल यहाँ पे गुजार लिए, सिर्फ प्रूफ कि आपने हमेशा इन कंट्री आपको एक्सटेंशन मिली, अपने तमाम पासपोर्ट ये साथ लगा के लाइफ इन यूके ई सोल, अगर यूके से डिग्री की है तो फिर लाइफ इन यूके, अगर नहीं की जी तो जी। फिर आपको लाइफ इन यूके प्लस आपको B1 या आपने जो भी सेकेंडरी जो आपके पास ऑप्शंस हो लगा के भेज दें, आपको 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट मिल जाएगा। सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और तो कोई चीज़ नहीं भेजनी साथ। जस्ट प्रूफ अगेन, सिर्फ कि आप 10 साल से हमेशा आपको यहाँ से वीज़ा मिला, यहाँ पे रहीं, कभी आपने टाइम जो है वो ज़्यादा वहाँ पे नहीं गुजारा, आपके फ़ोटोग्राफ लिस्ट है, आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। उसके आखिरी पेज पे चेक लिस्ट होगी, वो तमाम सिंगल जो बॉक्स है वो टिक होना चाहिए। इट मीन्स आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपकी जो होम ऑफ की फ़ीस है पेड होनी चाहिए, इस तरीके से आपके पासपोर्ट होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप फॉर्म के अंदर अटैच होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी हेलो। फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मेरा नाम आनंद है। ठीक। मेरे को अपने वीज़ा के बारे में पूछना था। मैंने यहाँ पे शादी की थी यूरोपियन लड़की से, ठीक। और 2007 में, लेकिन 2011 में। ठीक। जी, लेकिन अभी 2012 से सेपरेट है ठीक। और डाइवोर्स अपील कर रखा है। ठीक। तो इस साल कभी भी मेरा डाइवोर्स हो सकता है। तो ठीक। कोई और वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या मैं फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता हूँ? कि आप ने सिर्फ आपकी शादी 2011 में हुई, पहले आप स्टूडेंट थे, क्या थे आप यहाँ पे? मैं 2007 में इस कंट्री में आया था एज अ स्टूडेंट। ठीक। ठीक। फिर उसके बाद मैंने PSW वीज़ा लिया था। उसके बाद मैं आपकी शादी कॉल की का थी मेरी शुक्रिया। यहाँ। देखिए, आपने क्योंकि अप्लाई किया 2011 में एज ए डिपेंडेंट, अब आपके पास वीज़ा था, साथ ही आपकी सेपरेशन हो गई, अब आप लोगों ने डिवोर्स भी अप्लाई कर दी है। वन पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि जो अपने स्टूडेंट का 3 साल का टाइम था, आई थिंक वो भी अपने स्पेंड कर लिया। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं। अगेन नॉर्मली इस तरह के केस में अगर आपके पास वैलिड लीव हो, आप स्विच कर सकते हैं बैक, कि अगर आप स्टूडेंट जाना चाहें, अगर आपने यहाँ पे 5 साल नहीं गुजारे और ग्रेजुएट लेवल का आपको कोर्स मिलता है तो। लेकिन अगेन बेस्ट एडवाइस, गो टू द सोलिसिटर, ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और वो आपको देखे कि आपने कितना टाइम एज ए स्टूडेंट गुजारा है और किस लेवल के लिए आप अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पूछना था कि बच्चों की 7 साल की बेस पे जो अप्लाई करते हैं, तो आप बता रहे थे अभी कि लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वो लीव इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं या क्या होता है? जब आप 7 साल की बेस पे के बच्चों के साथ आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए और आप यहाँ की कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली यहाँ पे आप मिक्सअप हो गए हैं और वापस जाके अपने किसी कंट्री में ड्यू टू सम रीजन आप वहाँ पे सेटल होना, रीसेटल होना मुश्किल होगा आपके लिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे अंडर द न्यू फैमिली रूल्स के मुताबिक 2 साल 6 माह का वीज़ा मिलेगा और अब आप उसके बाद आपको 3 फर्दर एक्सटेंशन लेना होगी। टोटल जब आप 10 ईयर्स गुजारेंगे तब आपको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन यहाँ पे मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। मेरा नाम सलमा है और मैं 7 साल पहले यूके में विजिटर आई थी ठीक। और मैंने यहाँ ब्रिटिश नेशनल से शादी की और मेरी बेटी भी है। अभी 2 इयर्स एज हो गई है मेरी बेटी की। तो मेरे सॉलिसिटर ने मेरा केस भेजा था FLRO, वो ठीक। रिफ्यूज़ हो गया। ठीक। फिर अभी उसने जुडिशियल रिव्यू भेजा है मेरा केस, लेकिन लेट भेजा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा केस हो जाएगा या नहीं, मतलब मुझे वीज़ा मिल जाएगा या नहीं।
नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी ब्रिटिश नेशनल से यहाँ पे शादी करते हैं और इन कंट्री एप्लीकेशन करें तो उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, दो उसकी कैटेगरीज बनती हैं। नंबर वन कि उस केस के जो मेरिट्स हैं, ताकि कि उनके पास इनकम है, अकोमोडेशंस है, ये आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि क्या प्रोसीजरली आप क्वालिफाइड करती हैं कि आपको इन कंट्री वीज़ा दिया जाए। जो विजिटर होते हैं या जिनके पास वीज़ा ना हो, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से इन कंट्री एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरह का कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हों जो शायद आपके थे कि आप वापस नहीं जा सकती थी, आप यहाँ पे थी और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बेबी पैदा हो गया, आप ये क्लेम किया आपने कि क्योंकि मेरा बेबी यहाँ है अब मेरे लिए वापस जाके इंटीग्रेंस लेना कोई रीज़नेबल नहीं बनता, मुझे इन कंट्री यहाँ पे वीज़ा दिया जाए, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि होम ऑफिस कैसे कंसिडर करता है कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। पीरियड अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, जीआर में चले गए, अगर आपने लेट भी डाला है स्टिल, अगर उसने जो लेट डालने की एप्लीकेशन या रीज़न दे दी हो कि आपकी एप्लीकेशन 2 के जीआर की लेट है लेकिन इसको इन टाइम कंसिडर किया जाए, तो डेफिनेटली कंसिडर होगी। चांसेस क्या हैं इस पे, शायद आप वेट करें, क्योंकि जब जीआर लॉन्च कर दिया आप वेट करें। अब ट्रेजरी सोलिसिटर होम ऑफिस के बिहाफ पे उसको डिफेंस करेगा। जब उन दोनों के आपका क्लेम और उनका डिफेंस जब जज के पास जाएगा तो जज उसके बाद अपना डिसीजन देगा। लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांस में आपका वीज़ा मिलेगा तो नए लोगों के मुताबिक आपको 2 साल 6 माह का वीज़ा मिलेगा, जो कि 10 साल पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करेंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नईम बात कर रहा हूँ मिल्टन किंग से। जी नईम मेरा साहब। सवाल ये है सर कि ये जो 18,600 है ये कब तक इसका फैसला आ जाएगा? ठीक, अभी तक आज के दिन 18,600 ही रिक्वायरमेंट है। कोई फ़ैसला कब आएगा डिपेंड करता है। पहले हियरिंग हुई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होम ऑफिस के फेवर में गई है। उन्होंने कहा था कि नहीं, उनको इतना ही आपको शो करने चाहिए। अभी तक कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है। अगर कुछ नॉलेज लॉ चेंज हुआ या कोई डिसीजन आया इसके ख़िलाफ़ तो डेफिनेटली हम अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी हेलो। हाय। हेलो, कैन आई हियर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, फरमाइए क्या सवाल है भाई। मुझे लगता है कि शायद आप जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, प्लीज़ फरमाइए कि आपकी हेल्प करें। जी या हेलो सर, मेरे को लॉन्ग रेजिडेंसी बेस्ड में मेरे को पीआर आया है। तो अब मैं नेशनलिटी को अप्लाई कर सकता हूँ। सो आई वांट टू नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट इज द प्रोसेस और ड्यूरेशन क्या हो सकता है। ठीक, वेरी जनरल वाइड क्वेश्चन है। आपको इंडेफिनिट मिल गया, नेशनलिटी की एप्लीकेशन करनी है। इंडेफिनिट के बाद आपको 1 साल के बाद आप नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगेन फॉर्म फिल करना होगा, अप्रोप्रिएट फ़ीस लगाना होगी, फ़ोटोग्राफ्स लगाने होंगे। आपको लाइव फिर एजुकेटर पास कर लिया ठीक है, वरना आपको पास करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको ई-सोल या आइल्स में से एक सर्टिफिकेट, अगर आपने यूके से डिग्री नहीं की तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर्म फिल करें, प्रिंट करें, साथ लगाएं, भेजें ताकि आपको नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी मेरा नाम इमरान है। मैं अपने भाई के ताल्लुक से बात करना चाह रहा था। ठीक। मेरे भाई जो है एट प्रेजेंट वर्क परमिट पे है और वो अब इंटरप्रेन्योर वीजा पे चेंज करना चाह रहे थे। ठीक। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो स्टे है इंटरप्रेन्योर वीजा पे रहने का, वो टोटल 5 इयर्स के उसमें काउंट होगा या नहीं होगा? ठीक। लाइक ही इज वर्किंग, ही इज फिनिश्ड 2 इयर्स एज अ वर्क परमिट। ठीक। ठीक। एंड उसके बाद 3 साल का जब इंटरप्रेन्योर वीजा लगेगा, आई गॉट योर इज ही क्वेश्चन। एलिजिबल फॉर? मुझे आपका सवाल मिल गया। आप टीवी पे आंसर सुने। आपने जब भी यूके के अंदर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं
तो उसके लिए कोई एक कैटेगरीज को फुलफ़िल करना है। अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आपने 5 साल उस पर गुजारने हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर पे हैं तो आपको ने 5 साल गुजारने हैं। इसलिए अगर आपने जो 2 साल यहाँ पे वर्क परमिट पे गुजारे वो आपके एंटरप्रेन्योर वाले 5 ईयर्स में काउंट नहीं होंगे। आपको इंडेफिनिट के लिए आपको पूरे 5 साल इंटरव्यू पे गुजारते हुए आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल भाई, जी मुझे आपकी आवाज़ आ सर रही है, मेरा फरमाइए। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो 2010 में आई थी इधर, ठीक तो वो अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, तो उनका एक बेबी है ठीक 2.5 साल का। ठीक तो वो उनकी सेपरेशन हो गई। अब वो उन्होंने इस्लामिक शादी की है, ठीक तो उनका फिर उसमें से भी एक बेबी है। ठीक अब वो अपना वीजा स्विच करना चाहती है स्टूडेंट से दूसरी साइड पे, तो उसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहला बेबी है वो ब्रिटिश है, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, और मैडम के और पास वीज़ा है जो है ना यूके वो में? उसके डैडी के साथ वो उसका लिंक भी है। तो इस सूरत में उसको किस तरह केस डालना चाहिए कि उसका वीजा चेंज हो जाए? ऐसा मुमकिन है? आप अगर वो डालती है और किसी वजह से खराब होगा, क्योंकि अभी उसका 2015 तक का वीजा है स्टूडेंट का। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए अगर कोई आपने शायद थोड़ी मैंने कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, आपने बिल्कुल अपने ही क्वेश्चन को रखा। दो, अगर उसके पास यहाँ पे वैलिड लीव टू रिमेन है और अभी फर्स्ट जो उसका रिलेशनशिप था उससे सेपरेशन हो गई लेकिन उसने भी उससे डिवोर्स नहीं ली, तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको अपनी डिवोर्स अप्लाई करना होगी। और उसके बाद अगर उसके पास वीज़ा है तो अपना जो उनके नए पार्टनर्स हैं उनकी तमाम अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, जो कि इनकम 18,600, उसके साथ साथ उनके पास अकोमोडेशन है, नए अपने पार्टनर के साथ शादी करके इन कंट्री वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर फैसल बात कर रहा हूँ लंदन से। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फरमाइए फैसल। मैंने 10 इयर्स लोग रेजिडेंसी के अंदर अपना केस डाला था नियरली 5.5 मंथ बिफोर, 5.5 महीने तकरीबन हो गए हैं। ठीक। मुझे एक तो ये पता करना है रफली कितना ये टाइम ले रहे हैं। दूसरा सर मुझे ये पूछना है कि मुझे एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान जाना है, ट्रैवल करना है, ठीक। तो मेरे लिए क्या ऑप्शन हो सकती हैं? क्या मैं क्या कर सकता हूँ? अपना एमपी से लेटर लिखवा सकता हूँ या खुद उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ, या क्या करूँ कि दोनों मुझे सवालों का एक जवाब, कोई क्लियर इंडिकेशन या टाइम स्केल अनफॉर्चुनेटली कोई सोलिसिटर नहीं दे सकता, स्वाय इसके कि आप अपने होम ऑफिस में लिखा जब आपको कोरोना लेटर दिया था कि कम अज़ कम इस तरह की एप्लीकेशन में 6 मंथ लगते हैं, आप वेट करें। आप उनको अपने सोलिसिटर के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, ख़ुद कॉल कर सकते हैं, एमपी के पास जा सकते हैं, लेकिन 5.5 मंथ के बाद अगर एमपी को इन्वॉल्व करते हैं आई थिंक टू अर्ली। सेकंड, अगर आपने इस एंड ऑफ मंथ आपने कहा आपने जाना जा सकते हैं, लेकिन द रीज़न जब आप कंट्री जहाँ छोड़ेंगे अगर आपका डिसीजन आपके अभी तक नहीं हुआ तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो नील एंड वॉइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने 10 साल गुजारे आप उसमें शायद अच्छा नहीं कर रहा ये डिसीजन। मेरी आपको वेरी स्ट्रिक्ट क्लियर एडवाइस है कि बिल्कुल जब तक आपको वीज़ा लग के नहीं आता आपको किसी भी सूरत में यहाँ से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या आपके रीजंस हैं। वेट करें जब तक डिसीजन नहीं आता, या अपने सोलिसिटर के जरिए खुद एमपी के जरिए उसको चीज़ अप कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर। जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट वीजे की एक्सटेंशन करवानी है सर, और दूसरी बात कि मैं वो किसी वजह से मैं स्टूडेंट वीजे की एक्सटेंशन नहीं करा सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में जो फंड शो करने हैं वो अवेलेबल नहीं है सर। और क्या मैं कोई और एप्लीकेशन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे 10 ईयर होने को अभी 6-7 मंथ ही लेफ्ट है सर। थोड़ी को आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल है बेस्ट है किसी सोलिसिटर को मिलें या आप अपने कॉलेज के जो वहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट होगा उनसे बात करें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर सिर्फ 6 मंथ रहते हैं किसी भी सूरत में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहिए, वरना
काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस और हो सकती हैं। बेस्ट गो टू द सोलिसिटर या अपने कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट से मिलें ताकि वो आपको प्रॉपर्ली एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी मैंने पहले भी आपको कॉल की है पर मेरी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा वीज़ा इस तरह नहीं है, तो जुडिशल रिव्यू में मेरा केस है। पर लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपनी बच्ची के बेनिफिट्स अप्लाई कर सकती हूँ, तो आपने कहा था कि आप लिख दें कि आप इनटाइटल हैं। तो मैंने अप्लाई किया पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे पास NI नंबर नहीं है। तो क्या मैं NI नंबर वगैरह किसी तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह नहीं है मेरे पास। इंतहाई माजरत के साथ जब भी कोई सोलिसिटर्स लाइव एडवाइस कर रहे हैं, हम हमेशा अगेन एंड अगेन माई सेल्फ बाकी दोस्त भी ये कह रहे होते हैं कि प्लीज़ कोशिश करें किसी किस्म के बेनिफिट ना लें। मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि क्या करना चाहिए। अगेन मैडम, बेस्ट है कि आप किसी सोलिसिटर को मिलें। आपने कौन से, क्योंकि ये कहना कि आप लोगों ने एडवाइस किया था या किसी सोलिसिटर ने एडवाइस किया था, थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए इसको जस्टिफाई करना। अगेन, आप जब तक आपके पास वैलिड लीव ना हो या आपको काम करने की परमिशन ना हो, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब तक आप यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं हो जाते, किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हों या किसी और लीव पे हों, तो आप किसी किस्म के बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। सवाल ये होता है कि अगर आप कोई स्पाउस है किसी ब्रिटिश नेशनल के या जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो और आपका बेबी हो जो कि ब्रिटिश नेशनल हो, तो तब आप अपने बच्चे के चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। दो कि आपका इंडेफिनिट नहीं भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी किस्म के आप कोई क्लेम कर रही हैं, तो मैडम आपको इसके लिए मेरी वेरी काइंड एंड पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि आप गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस करें ताकि ये फिर किसी और के लिए ना हो। अगर मुझे नहीं पता, शायद हमने किसी ने एडवाइस किया भी हो, लेकिन अगेन एंड अगेन ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई सोलिसिटर आपको बोले कि आप बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं विदाउट सीइंग और व्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स। आप कोशिश करें किसी किस्म के बेनिफिट वगैरह से इस तरह से इज्तनाब करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आतिफ अर्ज कर रहा हूँ लंदन से। सर मेरे दो सवाल है जी। मैं शादी के वीज़े पे आया था अगस्त 2012 में और अभी मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है अगस्त के अंदर। तो मुझे ये बताइए काइंडली प्लीज़ कि 18,600 की इनकम हमें शो करनी पड़ेगी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा ई-सोल में जब करके आया था तो मेरा लेवल जो था वो B2 हाई था, तो मुझे ई-सोल जो है वो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि जो मैं ई-सोल करके आया था उसकी वैलिडिटी 2 साल की है। तो मुझे क्या दोबारा से ई-सोल करना पड़ेगा या B2? आपको वीज़ा कब मिला था? इस पे आपको वीज़ा कब मिला था भाई? 2012 कौन से महीने में जी? आपको वीज़ा कब मिला था? ये मुझे मिला था जी जुलाई 2012 में, पुराने रूल्स के मुताबिक। पुराने रूल पे जी। ठीक, अगर आपने 2 साल लॉ जो जुलाई 2012 से जो पहले लॉ ये था कि अगर आप 2 साल यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड टाइम पूरा कर लें, आप इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर B1 की बजाय B2 पास कर लिया इवन बेटर, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। 2 साल आप इकट्ठे रहे, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपकी और आपके मिसेस के नाम पे करस्पॉन्डेंस लेटर्स किसी किस्म के भी, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी फीस ऑफ जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो अटैच करते हुए अपने और अपनी मिसेस के पासपोर्ट, अगर आपका कोई इसमें कोई बेबी है, बच्चे हैं, तो उनके पासपोर्ट की कॉपी भी साथ लगा दें कि हमारे इस रिलेशनशिप से ये फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कि आपको इंडेफिनिट का वीज़ा मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है, मैं टियर 1 वीज़े पर हूँ और मेरा इंडेफिनिट ड्यू है जून में। मेरी वाइफ आई है 2011 दिसंबर में, तो क्या वो मेरे साथ ही अप्लाई कर सकती हैं? पहले मुझे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना होगा, वो फिर बाद में अप्लाई कर सकती हैं? प्लीज़ इसका जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्विक क्वेश्चन, आप 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे, आपकी मिसेज जो हैं वो आपके लिए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे।
उसके बाद जब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, उनको भी स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद वो अपनी इंडेफिनिट की इंडिविजुअल एप्लीकेशन वेरी सून अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आपने 10 साल पूरे कर लिए। अब आपको उसको स्पाउस वीज़ा मिलेगा। उसके बाद क्योंकि उसने जो प्रोबिशन पीरियड 2 साल का था 2011 के लॉ के मुताबिक, अब उसने पूरा कर लिया, तो वो भी नेक्स्ट डे नेशनलिटी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक, फरमाइए आनंद जी। जो वो शादी का ये पूछना था कि कोई और वीज़ा है ऑप्शन आपका? 2007 में आया था कंट्री में एज ए स्टूडेंट। उसके बाद PSW, उसके बाद यूरोपियन डिपेंडेंट हो गया था मैं। ठीक, 2007 में 2011 आपकी में कॉल का शादी हुई शुक्रिया। थी। मुझे पता चल गया कि आप 2007 में आए थे स्टूडेंट, PSW, उसके बाद शादी की, साल के बाद सेपरेशन हो गई, डिवोर्स पेंडिंग है, कभी भी डिसीजन आ जाएगा। शायद मैं यहाँ पे एडवाइस ना कर सकूँ कि क्या आपके पास ऑप्शन है। गो टू द कॉलेज या किसी सोलिसिटर के पास जाएं, उनको दिखाएं कि मेरे पास अगर आपके पास फंड्स हैं, कैश लेटर है, आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलता है, तो बिल्कुल आप स्विच बैक कर सकते हैं एज़ फार एज़ आप उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट की वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि ये वीज़ा नहीं है, डिवोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, किसी और से शादी करनी है, बिल्कुल अगर वीज़ा हो अप्लाई कर लें। अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। गो टू द सोलिसिटर, उसको मिलें ताकि तमाम चीज़ों से डिस्कस करें और वो आपको आपके हालात के मुताबिक या जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगी उसके मुताबिक आपको एडवाइस करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना है कि भाई इस तरह के मुझे स्पाउस वीज़ा मिला हुआ है। मुझे नवंबर में मिला था 2012 में। मैं 2012 में 3 दिसंबर को यूके में इंटर हुई थी और मेरी यहाँ पे बेटी भी हो गई है। बेटी मेरी 6 मंथ की है। प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया था, कुछ बस जो है ना पास हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मुश्किल लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे जो है ना अगर टेस्ट लाइफ इन यूके बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। मैं रह जाती हूँ बार बार। तो मेरा 9 मंथ रहते हैं अभी इंडेफिनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? तो मैं अब मेरी बेटी भी है। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। आई डू अंडरस्टैंड आपका रिलेशनशिप है, बेबी हो गया, आप स्पाउस पे आई थी, 2 साल पूरे कर लिए, प्रोबेशन टाइम जो था उसको फिल कर लिया। लेकिन अगेन अगर आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर रही हैं या नेशनलिटी की, तो बिल्कुल ये हर एक पर्सन पे मस्ट है कि उनका जो इंग्लिश जो इंग्लिश कॉन्फिडेंट है, जो इसकी सफिशेंसी है वो सच लेवल की होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उसको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना अक्टूबर 2013 के लॉ के मुताबिक मस्ट है। अगर आप नहीं करती तो अनफॉर्चुनेटली शायद आपको इंडेफिनिट की एप्लीकेशन शायद वीज़ा ना मिले, शायद आपको फर्दर लीव कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मिल जाए। लेकिन मेरी आपके लिए सजेशंस एडवाइस, 9 महीने पड़े हैं, पूरी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हसीब बात कर रहा हूँ। असल मैं 2011 में मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर। मैंने शादी कर ली थी यहाँ। मेरी वाइफ यूरोप से हैं और हमने अप्लाई कर दिया था 2 साल पहले यहाँ के वीज़ा के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए। तो मेरा अभी रिफ्यूज होकर आया लास्ट टाइम और मेरा अभी अपील में गया है। अपील की डेट मेरी मई की है, 2 महीने बाद की, 7 मई। और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा कि उस लेटर पर मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पासपोर्ट तो वहाँ पर है इमिग्रेशन वालों के पास। तो मेरे भी जॉब कहीं पे भी नहीं है। मेरी जॉब अभी छूट गई है, लास्ट जॉब 2 महीने पहले। मैं जॉब के लिए जहाँ भी जाता हूँ तो वो कहते हैं हम ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको पासपोर्ट ही चाहिए होगा, इसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मेरी अपील की डेट है 7 मई को, तो ऐसा हो कि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे बोले कि आप 3 महीने से तो जॉब नहीं कर रहे थे, तो कोई मैं उनको ये रीज़न दे सकता हूँ कि मैं वो लेटर पे कोई चला नहीं रहा, मेरा जॉब मुझे कोई दे नहीं रहा, तो ये रीज़न सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप क्योंकि आपको पास वीज़ा नहीं है, आपको काम करने की परमिशन नहीं है और आप काम नहीं कर रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आपकी अपील है
उसका जो कंसर्न है वो इसके साथ नहीं किया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो अपील की है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट में जाके इस्टेब्लिश करना है कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था जो उसकी की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं पूरी कर रहा था, लेकिन होम ऑफिसर ने मेरे जो तमाम फैक्ट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, उसको ओवरलुक किया, इग्नोर किया और मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। आपने जो फ़ाइट करनी है कोर्ट में जाकर या आपने जस्टिफिकेशन देनी है, उसका मकसद आपके द डे ऑफ द एप्लीकेशन है, नॉट फॉर टुडे। अगर आपने भी काम करते तो बिल्कुल आपका जो रीज़न्स हैं, जो आपका जो चैलेंज है, आप उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सलाहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके, अगेन हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा था, आप ईमेल करें मैं ताकि आपको उसकी रिप्लाई कर सकूं। मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम ऑन वेडनेसडे पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।